वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। सिकंदर ने विश्व विजय का सपना देखा और उसने ठान लिया तो उसने विश्व विजय करके बताई। ऐसे ही स्टूडेंट, हमने भी ठान लिया है कि हमने साइंस ले ली है और साइंस में हम हमारे टारगेट तक ज़रूर पहुंचेंगे। किसी का टारगेट आईआईटी होगा, किसी का टारगेट नीट होगा, किसी का टारगेट आरएएस, किसी का टारगेट आईएएस बनना होगा। तो ऐसे टारगेट को हम ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे अगर हम ठान लेंगे और मैदान में उतर जाएंगे और मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन हमारा लक्ष्य में ज़रूर मिलेगा। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए जो आगे के हमारे कंसेप्ट हैं या फिजिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है अवकलन और समाकलन, उनको बिल्ड करता है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फलन, फंक्शन। भाई स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फलन फंक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसलिए महत्वपूर्ण है ज़्यादा ये, क्योंकि आगे जो हमारा कंसेप्ट आने वाला है अवकलन और समाकलन, ठीक है ना, उस कंसेप्ट को अच्छा समझने के लिए हमें फंक्शन को अच्छा समझना बहुत ज़रूरी है और फिजिक्स को अच्छा समझने के लिए हमें अवकलन समाकलन को अच्छा समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यूट्यूब पर फिजिक्स में इससे रिलेटेड वीडियोज़ कम ही हैं और ख़ासकर हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही कम है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आगे फ्यूचर में भी आपको हमेशा ये हेल्प करता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। फंक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो क्वांटिटीज़ को यहाँ समझना पड़ेगा, जो होती है हमारी अचर राशियाँ और चर राशियाँ। अचर राशियों को अपन कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज, सिंपली अपन केवल कांस्टेंट बोल सकते हैं। और जो चर राशियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज, सिंपली इनको हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो अचर राशियाँ वो होती है, देखो ऐसी राशियाँ जिनका मान स्थिति व समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें हम अचर राशियाँ कहते हैं। ठीक है ना, जो मान, जिनके मान कभी नहीं बदलते हैं, न तो स्थिति के साथ बदलते हैं, न समय के साथ बदलते हैं, न ही किसी अन्य प्रतिबंध के तहत बदलते हैं, उनका मान हमेशा एक जैसा ही रहता है, ऐसी राशियों को हम अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे मान लो, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है संख्याओं के माध्यम से। जैसे मान लो 2 है, अब 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है ना, स्थिति के साथ भी नहीं बदलेगी। आज जहाँ मैं हूँ वहाँ भी इसका 2 का मान 2 ही है, और आप जहाँ हो वहाँ भी 2 का मान 2 ही है। समय के साथ भी नहीं बदलेगा। आज ही जैसे पाई का मान 3.14 है, ऐसा नहीं है कि कल 3.15 हो जाएगा, कल भी इसका मान 3.14 रहेगा। तो समय के साथ ये नहीं बदलेगा। तो ऐसी फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज आती है हमारे, जो किसी प्रतिबंध के तहत भी नहीं बदलती है। ये तो मैंने सिंपली आपको संख्याओं से समझाया है। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे फिजिक्स पढ़ना, तो उस समय ऐसी कई सारी राशियाँ आएगी जो किसी भी तरीके से बदलती नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे वहाँ पर, कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बाद है देखो चर राशियाँ। चर राशियों को हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो वेरिएबल वो होते हैं जिनका मान स्थिति या समय अथवा दोनों के साथ या अन्य किसी प्रतिबंध के अंतर्गत परिवर्तित होता है, उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जो बदल सकती है, ठीक है ना, जो नए नए मानों को ग्रहण करती रहती है, उनको हम कहते हैं चर राशियाँ। जैसे मान लो कोई गाड़ी सड़क पर चल रही है, अब वो गाड़ी जब सड़क पर चलेगी और अपने गंतव्य तक जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि उसका वेग हमेशा एक जैसा ही रहेगा। आप भी जैसे मान लो बाइक चलाते हैं, मान लो, तो बाइक चलाते समय आपकी बाइक की स्पीड हमेशा एक जैसी आप नहीं रख सकते। आप जब स्टार्ट करोगे उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, उसका वेग कम रहेगा, और जब आप आगे जाओगे तो वेग बढ़ेगा, फिर आपको रुकना होगा तो वेग वापस कम कर देंगे आप। तो इसका मतलब वहाँ जो आपका वेग है v, जिसको वेग को अपन v कहते हैं, ठीक है ना, तो उसका मान क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है ना, स्थिति के साथ भी चेंज हो रहा है और समय के साथ भी चेंज हो रहा है। तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं वेरिएबल। तो आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। जब हम फिजिक्स में आगे इस तरह की क्वांटिटीज लेंगे, तो आपको वहाँ उस कंडीशन से पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये राशि कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर रही है या वेरिएबल की तरह बिहेव कर रही है। तो ऐसी राशियों का जो मान होता है, उनको ग्रहण करने के लिए हम कुछ मान काम में लेते हैं या कुछ अक्षर काम में लेते हैं। तो जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। वेग के लिए आप वी काम में ले लेते हो, टाइम के लिए अपन टी काम में ले लेते हैं।
तो इस तरह के जो अक्षर है ये, इनको अपन बीजीय अक्षर भी कहते हैं। तो ये अक्षर वो क्या करते हैं, इन वेरिएबल क्वांटिटीज के मानों को धारण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अचर राशियाँ और चर राशियों का। अब नेक्स्ट मैं इन्हीं की सहायता से आपको फंक्शन को समझाने वाला हूँ। चलते हैं फंक्शन की ओर। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं फलन को। देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न संबंध पर विचार करते हैं। वी नो दैट वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। सभी जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, हमने पढ़ रखा है इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखो ये जो r है और ये a है, इसके अनुसार देखो यहाँ पर अगर हम मान लो वृत्त की त्रिज्या जो है इसको अगर हम बढ़ाएं, अगर त्रिज्या को मैं मान लो बढ़ा देता हूँ तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं त्रिज्या को घटा देता हूँ तो एरिया भी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए जो है वह आर के अनुसार बदलेगा। मतलब अगर आर बदलेगा तो ए बदलेगा, और आर नहीं बदलेगा तो ए नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए का जो रिलेशन है वो आर के साथ है। देखो लिखा हुआ है जब आर परिवर्तित होता है तब ए भी परिवर्तित होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए का संबंध किससे है, आर से है। और देखो दोनों क्वांटिटीज बदल रही है, आर भी बदल रहा है और आर के साथ ए भी बदल रहा है। तो हम इनको कहेंगे कि ये वेरिएबल्स हैं, मतलब चर राशियाँ हैं। यहाँ आर भी चर कहलाएगा और ए भी चर कहलाएगा। अगर बदल बदल रहे हैं ये किसी प्रतिबंध के तहत तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच में रिलेशन है, इसी रिलेशन को गणित में हम एक नया नाम दे देते हैं जिसे हम फलन कहते हैं। आपको कभी भी लगता है कि दो राशियों के बीच एक रिलेशन है, संबंध है, वो एक दूसरे के अनुसार चेंज हो रही है, तो गणित में उसी संबंध को हम फलन कहते हैं। देखो लिखा हुआ है नीचे, गणित में इस संबंध को बताने वाला पद फलन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि a इज फंक्शन ऑफ r, a बराबर एफ आर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको कैसे पढ़ना है हमें कि a इज फंक्शन ऑफ r, ठीक है ना, या a r का फलन है, हिंदी में इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है। तो ये f आने का मतलब ये है, f इसके f जो सामने आ रहा है, देखो a भी वेरिएबल, a अपना चर है और r भी अपना चर है, तो दोनों के बीच संबंध बताने के लिए हमने f का यूज किया है। तो ये एक तरीका है दोनों राशियों के बीच संबंध बताने का, और गणित में इसी को हम फलन कहते हैं। तो फलन की परिभाषा हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, दो चर राशियों के मध्य संबंध बताने वाला गणितीय पद फलन कहलाता है। तो कितना सिंपल है देखो फलन की परिभाषा। मतलब आपको जब भी लगता है कि दो राशियों के बीच कोई ना कोई रिलेशन है, तो आप उस रिलेशन को किससे बता सकते हैं, फलन से बता सकते हैं। इसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ। देखो जैसे यहाँ गोले का आयतन लेते हैं अपन, गोले का आयतन आप जानते हो सभी, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। अब 4/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है। अब तो क्या होगा, जैसे मान लो गोले की त्रिज्या आप चेंज करोगे तो उसका आयतन चेंज होने लगेगा, इसका मतलब आर के अनुसार वी बदलेगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों के बीच रिलेशन है। तो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि वी और आर के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। और इस रिलेशन को फिर एक नया नाम दे देंगे हम, फलन। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि v इज फंक्शन ऑफ r, v r का फलन है। यहाँ पर आपको r क्यूब नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, आपको केवल वेरिएबल लेना है। तो जैसे यहाँ r वेरिएबल है तो हमने r ले लिया, यहाँ v वेरिएबल है तो v ले लिया। उसकी पावर वगैरह से मतलब नहीं रखता है, कितनी पावर हो, रूट हो, और भी कोई मान हो, बस हमें वेरिएबल के बीच रिलेशन बताना होता है। इसी प्रकार देखो एक और लेता हूँ मैं, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आप सब जानते हैं, v बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। किसी भी बेलन के लिए, जैसे बेलन बना देता हूँ मैं यहाँ पर एक तो इसकी त्रिज्या जो आधार की होती है इसको तो अपन आर कहते हैं, और इसकी जो हाइट होती है इसको अपन एच कहते हैं। अब किसी भी बेलन का आयतन जो है वो आर के साथ भी चेंज हो सकता है और एच के साथ भी चेंज हो सकता है। मतलब आप त्रिज्या को अगर बढ़ाओगे तब भी आयतन बढ़ेगा, या फिर आप एच को चेंज करोगे, घटाओगे, बढ़ाओगे, तब भी वी का मान चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ वी दो राशियों के साथ बदल रहा है, वी आर के साथ भी बदल रहा है और वी एच के साथ भी बदल रहा है। तो मैं कहूँगा कि वी का संबंध दोनों से है, आर से भी है और एच से भी है। तो यहाँ पर मैं इसको फंक्शन के रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा, v बराबर फलन है r और h का, अपन कोमा लगा देंगे बीच में। अगर दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो अपन दोनों के बीच में कोमा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जब भी आगे फिजिक्स में, अब आपके सामने अगर कहीं भी राशियाँ आएगी इस तरह की चर राशियाँ, तो आसानी से हम वहाँ जो संबंध है उसको अपन फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई होगी और इसको कैसे लिखा जाता है इसका तरीका समझ में आया होगा। अब मैं फलन के लिए और आपको आगे डेप्थ में लेके चलता हूँ, फलन के बारे में और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको आगे बताता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट हमने ये जान लिया है कि फंक्शन जो होता है वो दो चर राशियों के बीच संबंध बताता है। अब ये चर राशियाँ किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने
वृत्त का उदाहरण लिया, वृत्त के क्षेत्रफल का, तो उसमें आर और ए जो है चर राशियाँ हैं। हमने गोले के आयतन का उदाहरण लिया तो उसमें आर और वी चर राशियाँ हैं। ऐसे मैं यहाँ पर अभी जो संबंध स्थापित करूँगा या जो मैं फंक्शन व्यक्त करूँगा वो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में व्यक्त करूँगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस पे तो एक्स के मान होते हैं, एक्स के इस पे सारे मान होते हैं, जितने भी मान होते हैं उन सबको अपन एक्स मान कहते हैं। जैसे एक्स बराबर 0 1 2 3, ठीक है ना, जितने भी मान है वो सब एक्स के मान है। तो वहाँ एक्स कई मानों को ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब वहाँ पर एक्स जो है वो वेरिएबल की तरह है, उसके मान नए नए मान उसको अपन एक्स को दे सकते हैं। इसी प्रकार वाई एक्सिस पे वाई के मान होते हैं, तो वाई के भी कई सारे मान हो सकते हैं। वाई का मान 0 1 2 3 4 5 ऐसे नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे वाई और जो एक्स हैं यहाँ पर वो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि वो कई मानों को धारण कर सकते हैं वहाँ पर। तो इनके बीच में अगर अपन कोई भी संबंध बनाएंगे तो संबंध को अपन फलन कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन लिया है, अभी ऊपर वाली टर्म में ऊपर वाली लाइन बाद में पढ़ूंगा। जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन बना दिया एक्स और वाई के मानों के बीच। अब ये जो एक्स के मान है ये तो एक्स एक्सिस से आएंगे, एक्स एक्सिस से कोई भी एक्स का मान आप यहाँ ले सकते हो, और उसके उस मान को रखने के बाद जो मान निकलेगा वाई का वो वाई एक्सिस पे रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लो आप एक उदाहरण के तौर पर अपन ले भी ले यहाँ पर कि जैसे एक्स बराबर 1 ले लिया मैंने, एक्स का मान यहाँ से 1 उठा लिया मैंने, तो एक्स का मान अगर मैंने यहाँ से 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर बनेगा, मतलब हमारे पास y का मान 1 आएगा। इसी प्रकार आपने x का मान 2 ले लिया, मान लो यहाँ से 2 ले लिया, तो y का मान हमारे पास 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर x का मान मैं चेंज कर रहा हूँ तो y का मान चेंज हो रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच रिलेशन है, x का रिलेशन y से है। और रिलेशन जब भी बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये एक फलन बन गया, क्योंकि रिलेशन गणित में फलन कहलाता है। तो मैं इसी रिलेशन को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, y इज फंक्शन ऑफ x। तो हमें ये बता रहा है कि y का संबंध x से है, क्योंकि जब जब x को चेंज किया जा रहा है तब तब y भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y, उनके बीच में हम रिलेशन बना सकते हैं और उस रिलेशन को अपन फंक्शन कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो y है वो fx के बराबर माना जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी फलन को y बराबर fx से प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति का मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम फलन को y बराबर fx से लिखते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे ऐसे भी ध्यान आपको रखना है कि जहाँ कहीं y आएगा तो y को मैं fx भी लिख सकता हूँ। x तो x ही रहेगा, पर अगर मान लो कहीं y को लिखने की आवश्यकता पड़ गई तो y को हम वहाँ पर हमेशा fx से लिख सकते हैं। इस प्रैक्टिस को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में फंक्शन को निरूपित करना। अब इसका मैं यूज करूँगा आगे, देखो मैं कुछ ग्राफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको आगे, ठीक है ना। तो ये अपने को ग्राफ को समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आगे आगे मैं ग्राफ भी आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको फलन के मान ज्ञात करना बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो फलन के मान ज्ञात करना। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1। अब आपको ये संबंध अभी थोड़ा नया नया सा लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप एफ एक्स को क्या समझेंगे, एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो इसको आप वाई समझें हमेशा कि ये वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कभी आपको ये ऐसे भी दिया जा सकता है कि वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 है, पर फंक्शन के रूप में जब देगा तो वो वाई को हमेशा एफ एक्स ही लिखेगा। जहाँ फलन की बात आएगी, जहाँ केवल रिलेशन की बात आएगी तो हम वाई बराबर एक्स स्क्वायर या वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स और वाई के रूप में लिख सकते हैं। पर जहाँ फलन की बात आएगी तो फिर वाई को एफ एक्स दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 है, एक रिलेशन है ये एक्स और वाई में। तो हमें पता लगाना है कि f0 कितना होगा, f2 कितना होगा और f-1 कितना होगा। तो आप देखो ये जो कोष्टक के अंदर वैल्यू होती है वो x की होती है। तो यहाँ भी जो कोष्टक के अंदर वैल्यू आ रही है, ये 0 जो है ये भी x का मान है, ठीक है ना, ये भी x का मान है। ऐसे 2 है तो ये भी x का मान है, और -1 है तो ये भी x का मान है, ठीक है। तो हमें x के इन अलग अलग मानों पर हमें इनके मान निकालना है, इनका f0 निकालना है। तो f0 का मतलब हो गया x बराबर 0 पर y की वैल्यू, ऐसे समझ सकते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि f मान का मतलब होता है y मान निकालना। तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसको वैल्यू को कहेंगे हम कि x बराबर 0 वैल्यू है। तो x बराबर 0 पे हम y का मान ज्ञात कर रहे हैं, इसको यूँ समझो आप, ठीक है। ऐसे हम x बराबर 2 पर जो है वह y का मान ज्ञात कर रहे हैं, ऐसे हम x बराबर -1 पर y का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो ये सब मान x एक्सिस से उठाए जा रहे हैं, और जो भी मान आएगा y का वो हमें y एक्सिस पे लेना रहता है, ठीक है ना। तो ये जब मैं ग्राफ बताऊंगा तो इसको और अपन वहाँ पर ग्राफ के माध्यम से उसको अपन प्लॉट भी करेंगे बिंदुओं के माध्यम से, वो थोड़ा आगे आएगा टॉपिक। तो अभी तो मैं आपको ये मान निकाल के बताता हूँ यहाँ पर। तो देखो कैसे निकालना है, सबसे पहले मैं निकालता हूँ f0। f0, अब आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है। f0 का मतलब हो गया
कि x का मान 0 ले लो, तो इधर जहाँ जहाँ x आपको दिखाई दे वहाँ वहाँ मान 0 रख दो, x का मान 0 रख दो। तो देखो ये रिलेशन जो हमारे पास है इसमें यहाँ पर f0 जब हम निकालेंगे तो यहाँ मैंने 0 रख दिया x का मान, तो यहाँ भी x का मान मैं 0 रखूँगा, तो 0 का क्यूब प्लस 1। अब 0 का क्यूब आप जानते हो 0 होता है, तो 0 प्लस 1 का मतलब केवल 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब मैं निकालूंगा f2, तो f2 का मतलब हो जाएगा, देखो x का मान मेरे को 2 लेना है, मतलब ये x का मान 2 लेना है, तो यहाँ भी x का मान हम 2 रख देंगे, तो 2 का क्यूब प्लस 1 मतलब हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 9। इस तरह से मैंने f2 निकाल लिया। ठीक है ना, अब निकालता हूँ मैं नेक्स्ट f-1। f-1 का मतलब है हमें x का मान -1 लेना है, तो यहाँ जब मैं -1 लूँगा तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, -1 का होल क्यूब प्लस 1, और -1 का होल क्यूब -1 ही होता है। ठीक है ना, तो -1 प्लस 1 और बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से मैंने 3 मानों पर, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया 3 मानों पर मैंने आपको f(x) के मान निकाल के बताए। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें हमें फंक्शन के मान निकालना होता है। तो आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। इसको और अच्छा समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण और लेता हूँ। ठीक है ना, मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। तो कुछ और उदाहरण हम लेते हैं फंक्शन को अच्छा समझने के लिए या फंक्शन की वैल्यू को निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, f(x) बराबर sin x प्लस cos x। ये एक फलन है और हमें ज्ञात करना है f π/2 ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये π/2 जो जाएगा ये हमारा x का मान हो जाएगा, और f निकालने का मतलब हमें इसका y मान निकालना है। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ। देखो इस रिलेशन का ध्यान रखते हुए मैं x का मान π/2 रखूँगा, तो f π/2, x की जगह मैंने π/2 रख दिया। π/2 का मतलब आप जानते हो 90 डिग्री भी होता है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री में हम इसको कह सकते हैं यहाँ चाहे तो, पर हमें जिस रूप में दिया हुआ है उसी रूप में हम रख देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर x का मान π/2 लिया, तो यहाँ भी सब जगह जहाँ जहाँ x था मैंने π/2 रख दिया है। अब इस वैल्यू को हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो π/2 का मतलब 90 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब π/2 पे हमारे फलन की वैल्यू 1 के बराबर है। तो कितनी आसानी से हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट देखो, f(x) बराबर x² - 1 हो तो f(f1) ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि क्या लिखा हुआ है, पर बहुत सिंपल है। देखो हम पहले क्या करेंगे, f(f1) का मतलब है पहले f1 निकालेंगे, और f1 की जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा, उसके लिए दोबारा फिर f निकालेंगे हम यहाँ पर। तो पहले मैं f1 निकालता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, तो f1 क्या होगा, देखो f1 का मतलब x का मान यहाँ 1 ले लो, तो 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। इसका मतलब f1 हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब हमें f(f1) निकालना है, अतः f(f1) बराबर बनेगा, देखो f1 की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो अब मैं यहाँ 0 रख दूंगा। ठीक है ना, ये वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो f(0) बन गया। अब f(0) दोबारा इससे निकलेगा। अब हमें x की वैल्यू क्या माननी है, 0 माननी है। तो देखो मैं आगे लिखता हूँ, 0 रखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ भी 0 रखूँगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा -1। इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन में यहाँ 3 बार 4 बार भी f लिखा हुआ जाता है, f(f1), तो हम कितनी बार लिखा हुआ बहुत ईजी वे में इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और इसको मैं लगभग हर साल बताता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है f(x) बराबर sin² x प्लस cos² x हो तो f 2021 ज्ञात कीजिए। ये 2021 चल रहा है और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से अलग अलग ईयर में इसका मान मैं निकलवाता हूँ, पर ये मान हमेशा एक जैसा ही आता है, बदलता ही नहीं है। तो देखो निकालता हूँ मैं f 2021, देखते हैं 2021 में बदल जाए तो। 2021 निकालते हैं अपन यहाँ पर, तो sin² x का मान 2021 ले लेते हैं प्लस cos² 2021। ठीक है ना, अब चूंकि 2021 sin² x प्लस cos² x ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, हमने पढ़ लिया है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर कुछ भी आ जाए मान, उसका मान हमेशा 1 ही आता है। तो 2021 में भी ये मान 1 ही आ रहा है, 2020 में भी 1 ही आया था, 2019 में भी 1 ही आया था, उसके पहले भी मैंने बता रहा हूँ तब से ये 1 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसकी मान हो जाएगा 1। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन है टॉपिक वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा उसमें फंक्शन को मैं और ज़्यादा डेप्थ में बताऊँगा आपको, जिसमें मैं आपको
ग्राफ फंक्शन के ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊँगा, और फंक्शन के बारे में और भी बहुत सारी बातें मेरे को करनी है। तो आप इस फंक्शन की पूरी सीरीज़ को देखें और कोई भी वीडियो ना छोड़ें, आपका फंक्शन इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिजिक्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए रखेगा। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।